हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रैक योर कंपटीशन विद अंजलि। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीटेट प्रीवियस ईयर ऑनलाइन एग्जाम 2023 के हिंदी के पेपर को सॉल्व करेंगे। जो पेपर हमारा ऑनलाइन मोड में 24 जनवरी 2023 को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, उसका पेपर आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले के पेपर को सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स की वीडियोज़ मिल जाएंगी। साथ ही यदि आपने 2021-22 वाले पेपर्स को भी नहीं देखा है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्लेलिस्ट लिंक दिया हुआ है, वो पेपर्स भी आप लोग वहां से देख सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहती हूँ। यदि आपने मेरे सेकंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल में इसी चैनल के चैनल लिंक में मेरा दूसरे चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ पर जाकर आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल में मैं अच्छी अच्छी हिंदी स्टोरीज और मोटिवेशनल स्टोरीज को अपलोड करती हूँ, तो उस चैनल को भी अपना प्यार और सपोर्ट दीजिएगा और उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। गद्यांश पढ़ना पड़ेगा हमें इस क्वेश्चंस को करने के लिए, तो पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। नदी में घुले रसायन कॉलरा, टाइफाइड और दस्त जैसी बीमारियां फैलाते हैं। दूषित पेयजल देश में विशेष रूप से गांवों में फैलने वाले रोगों का सबसे बड़ा कारण है। जहरीले रसायनों के कारण पानी का एक बहुत बड़ा भाग ऑक्सीजन रहित हो जाता है। ऐसी स्थिति में लाखों मछलियां ऑक्सीजन न मिलने के कारण दम घुटने से मर जाती हैं। रसायनों, उर्वरकों, कीटनाशकों, कारखानों के अशोधित अपशिष्टों और शहरों के हजारों टन अशोधित मल के कारण नदियां विषाक्त हो रही हैं और यह आत्मघाती कदम है। कभी लोग नदियों के साथ सामंजस्य से रहा करते थे। जब मनुष्य असभ्य था तब नदियाँ स्वस्थ और स्वच्छ थीं। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियाँ मलिन और विषाक्त हो गई हैं। उन दिनों नदियों में स्वयं अपनी सफाई करने की क्षमता थी, परंतु बढ़ते हुए प्रदूषण के कारण नदी अपनी यह क्षमता खोती जा रही है। जल प्रदूषण के विरुद्ध रणभेरी बजाने का समय आ गया है। हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। हमारे आगमन के समय यह जैसा था, अगर जाते समय कुछ और अच्छी ना बना सकें तो कम से कम खराब करके तो ना जाएं। फ्रेंड्स, ये हमारा गद्यांश था, तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन से रोग का कारण दूषित पेयजल नहीं है? नंबर 1 कॉलरा, 2 टाइफाइड, 3 दस्त, 4 चिकनगुनिया। तो चिकनगुनिया जो है वो प्रदूषित जल से नहीं फैलता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। गद्यांश के अनुसार पानी में ऑक्सीजन की कमी का मुख्य कारण है। नंबर 1 जलीय जीवों की अधिकता, 2 मनुष्य द्वारा वायु में जहरीली गैसें छोड़ना, 3 पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थ छोड़ना, 4 मनुष्य की बढ़ती जनसंख्या के कारण जल का दूषित होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पानी के स्रोतों में जानलेवा रासायनिक पदार्थ छोड़ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जब मनुष्य असभ्य था तब नदियाँ स्वस्थ और स्वच्छ थीं। आज जब मनुष्य सभ्य हो गया है तो नदियाँ मलिन और विषाक्त हो गई हैं। से तात्पर्य नंबर 1 जब मनुष्य सभ्य नहीं था तब नदियाँ स्वच्छ थीं। 2 मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियाँ प्रदूषित होती गई हैं। 3 मनुष्य ने सभ्य होने के साथ नदियों को स्वच्छ रखने के उपाय खोज लिए हैं। 4 मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियों का प्रदूषित होना अनिवार्य तय है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मनुष्य के सभ्य होने के साथ नदियाँ प्रदूषित होती गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, गद्यांश के अनुसार आत्मघाती कदम है। नंबर 1 ऑक्सीजन की कमी से मछलियों का मरना, 2 नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना, 3 नदियों की स्वयं अपनी सफाई को करने की क्षमता कम होना, 4 नदियों के साथ सामंजस्य के साथ रहना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नदियों में प्रदूषित जल प्रवाहित करना। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हम इस धरती पर मेहमान ही तो हैं। वाक्य मनुष्य के संबंध में किस सत्यता की ओर संकेत करता है? नंबर 1 आतिथ्य भाव, 2 जन्म मृत्यु, 3 अतिथि भाव, 4 अमरता। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जन्म मृत्यु के भाव की ओर, संबंध की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, गद्यांश के अनुसार हमें नंबर 1 मछलियाँ और समुद्री जीव नहीं खाने चाहिए, 2 सभ्य और संस्कृत बनना चाहिए, 3 अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है, 4 कारखानों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गद्यांश के अनुसार हमें अपनी नदियों को स्वच्छ रखने की ज़रूरत है।
क्वेश्चन नंबर 7 है, लाखों मछलियाँ में रेखांकित शब्द है। लाखों के यहाँ पर हमारा लाखों का जो लाखों शब्द है वो किस रूप में आया है, संज्ञा, विशेषण, प्रविशेषण या अव्यय। तो लाखों जो आया है फ्रेंड्स वो आया है एक विशेषण के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, कारखानों से निकलने वाला टनों मलबा भी नदियों में झोंका जाता है। वाक्य में निपात है। नंबर 1 से 2 में 3 भी 4 है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 भी। यहाँ पर भी जो है वो निपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अशोधित का विलोम शब्द है। नंबर 1 अनशोधित, 2 शुद्ध, 3 शोधन, 4 शोधित। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शोधित। अशोधित का विलोम शब्द शोधित होगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब हमारा काव्यांश आ गया है तो इस काव्यांश को पढ़ते हैं, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करने वाले हैं हम लोग। काव्यांश है, निर्मेश क्षण भर मैं उनको रहा देखता, सहसा मुझे स्मरण हुआ आया कुछ दिन पहले बीज सेम के मैंने रोपे थे आंगन में, और उन्हीं से बौने पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे, अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोबे, बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को, मैं अबाक रह गया वंश कैसे बढ़ता है। ये फ्रेंड्स काव्यांश था। तो चलिए क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कविता में किसके वंश के बढ़ने का वर्णन। नंबर 1 सेम की बेलों के बढ़ने का, 2 नन्हे पौधों के बढ़ने का, 3 पत्तियों के बढ़ने का, 4 झरनों के पानी के बढ़ने का। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 है सेम की बेलों के बढ़ने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, सेम की बेलों के लिए किस विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। नंबर 1 मखमली, 2 हरे हरे, 3 बौने, 4 चंदोबे। तो चंदोबे का जो प्रयोग है विशेषण का वो नहीं किया गया है सेम की बेलों के लिए। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सेम के बीजों से निकले अंकुरों के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है। नंबर 1 बीज, 2 पलटन, 3 झरने, 4 चंदोबे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पलटन। सेम के बीजों से निकले अंकुरों के लिए पलटन शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेम की बेलें बहुतायत में चारों तरफ फैल गई हैं, यह भाव कविता में किन शब्दों में व्यक्त नहीं किया गया है। नंबर 1 लद भर गई झाड़ियाँ, 2 उनको रहा देखता धीरे धीरे, 3 हरे हरे 100 झरने फूटे पड़े, चौथा है वंश कैसे बढ़ता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 उनको रहा देखता धीरे धीरे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बेल का पर्यायवाची शब्द है। नंबर 1 बल्लरी, 2 पादप, 3 द्रुम, 4 सुकंद। तो स्कंद। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बल्लरी। बेल का पर्यायवाची शब्द है बल्लरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अब खड़ी गर्भ से में डैश अलंकार है। नंबर 1 उपमा, 2 रूपक, 3 अनुप्रास, 4 मानवीकरण। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारे पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं तो चलिए पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है। नंबर 1 अवचेतन रूप से 2 भाषाओं में व्यवहार करना और सामान्य संज्ञानात्मक योग्यताओं का प्रयोग करते हुए बहुत से सांस्कृतिक संदर्भों में संलापन करना। दूसरा है इच्छानुसार 2 भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। तीसरा है 2 भाषाओं में सुगमतापूर्वक व्यवहार कर पाना। चौथा है सुगमतापूर्वक 2 भाषाओं में सामाजिक संदर्भों के आर पार व्यवहार कर पाना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। बहुभाषावाद मस्तिष्क की क्षमता है इच्छानुसार 2 भाषाओं में व्यवहार करना और अनेक सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों में आधिकारिक नियंत्रण का उपयोग करते हुए संलापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भाषा शिक्षा शास्त्री सुझाव देते हैं कि शिक्षार्थी तब अच्छी तरह से सीखते हैं जब तक वे स्वयं न करने लग जाएं, तब तक अध्यापक उन्हें सहारा देते हैं। शब्द भंडार सिखाने के लिए कौन सी युक्ति सही नहीं है।
नंबर 1 जल्दी जल्दी गतिविधि को बदलना। 2 कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। 3 अलग अलग विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त गतिविधियों की पहेली, खेल आदि का उपयोग करना। 4 शब्दों के अपने इस्तेमाल और उच्चारण पर ध्यान देना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, कक्षा में अधिगम और खेल को अलग अलग स्थान देना। यह जो युक्ति है ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन श्रवण अभ्यास के संदर्भ में शिक्षार्थियों के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में सही नहीं है। नंबर 1 है, जब मैं अंग्रेजी में समाचार सुनता हूँ तो वास्तविक ध्वनि पकड़ पाने में मुझे कठिनाई होती है। दूसरा है, मैं प्रश्नों को शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। तीसरा है, जितनी भी सूचना मुझे मिल पा रही है मैं सभी को याद समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। और चौथा है, मैं प्राकृतिक देशीय ध्वनियों को शीघ्रता से समझने में कठिनाई का अनुभव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मैं प्रश्नों को शीघ्रता से उत्तर देने में कठिनाई महसूस करता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, भाषा अंतरण ट्रांसलैंग्वेजिंग। नंबर 1 कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। 2 भाषा को क्रिया विशेषण के स्थान पर क्रिया के रूप में देखती है। 3 भाषा शिक्षा के केंद्र में अनुवाद के मुद्दे को रखती है। 4 कक्षा में अंग्रेजी भाषा के प्रयोग से भारतीय भाषाओं के प्रयोग पर ध्यान देती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भाषा अंतरण यानी कि ट्रांसलैंग्वेजिंग कक्षा में भाषाओं को पृथक रखने की धारणा को चुनौती देती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रचनात्मकता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नंबर 1 आनंद मिलता है। 2 कथात्मक कल्पनात्मकता को जागृत करती है। 3 रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। 4 परिचित तथ्यों को नए रूप में समझने का मौका देती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। यह रचनात्मकता के बारे में कथन जो है ये गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा श्रवण के बारे में सही नहीं है। नंबर 1 श्रवण वास्तविक स्थितियों में होता है। 2 रिकॉर्डिंग के समय पृष्ठभूमि से आ रहा शोर व्यवधान पैदा करता है। 3 कई बार वक्ता बहुत तेज गति से बोलते हैं। 4 यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ रहे हैं। तो श्रवण के बारे में सही नहीं है ऑप्शन नंबर 4, यह निर्भर करता है कि आप कितनी तेज गति से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है। नंबर 1 योजक। 2 खोजबीन पद्धति। 3 सर्वनाम। 4 व्याकरण अनुवाद विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, खोजबीन पद्धति जो है वो वाक्यांश भाषा के संदर्भ में नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, पठन क्या है। नंबर 1 जो हम नहीं जानते हैं उसे समझने के लिए जो जानते हैं उसका प्रयोग करना। 2 पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु और प्रकारों के बारे में परिकल्पना बनाना और अपने विचारों सुझावों का अनुसरण करना। 3 अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि यह कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। 4 अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठक पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पठन अनुमान लगाने की सतत प्रक्रिया है। पाठ्य सामग्री में क्या जोड़ता है यह अधिक महत्वपूर्ण है बजाय इसके कि उसे पाठ्य सामग्री में क्या मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मैं एक दिन वाच्य और काल पढ़ रही थी। मुझे एक पाठ्य सामग्री मिली जिसमें बहुत से उदाहरण थे। मैंने उदाहरणों की ओर संकेत किया और क्रमवाच्य समझाए। ऐसा प्रतीत हुआ कि विद्यार्थियों ने समझ लिया है। जब मैंने उन्हें अभ्यास के लिए काम दिया तो बहुत ही कम विद्यार्थी कर सके। नीचे इस अध्यापक के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो सही नहीं है उसका चयन करें। नंबर 1 यह संभव हो सकता है कि व्याकरण पढ़ाने की विधि विद्यार्थियों को प्रोत्साहित ना कर पाई हो। दूसरा है विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। तीसरा है चुनी गई पाठ्य सामग्री का स्तर विद्यार्थियों के स्तर से ऊंचा होगा। 4 लंबे घुमावदार और जटिल उदाहरणों के स्थान पर सरल व्याख्या दी जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा, विद्यार्थियों के साथ उनकी शब्द संपदा पर कार्य करें। यह जो सुझाव है ये सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक वाक्य में किसी तर्क को 2 विरोधाभासी बिंदुओं को पहली व तीसरी पंक्ति अभिव्यक्त करती है। पहले अनुच्छेद में जिसमें विरोधाभास है के दूसरे वाक्य को देखें। यह प्रश्न नंबर 1 वास्तविक पठन की जांच करता है। 2 निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। 3 सूचना प्रदर्शित करता है। 4 शब्द भंडार की अवधारणा की जांच करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा,
निष्कर्ष निकालने संबंधी पठन की जांच करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अवधारणात्मक मानचित्रण। नंबर 1 विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। 2 किसी विशेष टॉपिक पर विद्यार्थियों से लिखवाने और निष्कर्ष निकालने का तरीका है। 3 किसी विषय विशेष पर पठन सामग्री की और इंटरनेट साइट की सूची बनवाना है। 4 किसी वैयक्तिक अध्ययन पर विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अवधारणात्मक मानचित्रण विद्यार्थियों की समझ को जानने का तरीका है। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन। कौन सा कथन व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। नंबर 1 व्याकरण शिक्षण के लिए श्रवण का इस्तेमाल। 2 वाचन में त्रुटियों के बारे में बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों की गलत भाषा का प्रयोग करना। 3 शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। 4 शिक्षण के लिए वाक्यों के स्थान पर अनुच्छेद का प्रयोग करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 शब्दों के बीच में जुड़ाव बनाने के लिए मानसिक छवियों का सृजन करना। यह जो है व्याकरण शिक्षण के संबंध में सही नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्या गलतियां मायने रखती हैं। बहुत से लोग त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं तब भी वे समझ बना लेते हैं। गलतियां कहाँ सबसे अधिक मायने रखती हैं। विषम या बेमेल को चुनिए। नंबर 1 कार्यस्थल पर अपने उच्च अधिकारियों के साथ बात करते हुए हमें उचित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 2 उच्चारण शिक्षण इस बात पर ध्यान देता है कि विद्यार्थियों को पाला घात व तान अनुतान की समझ बन जाए जिससे कि वे बुद्धिपूर्वक बोलें। 3 जब हम विद्यार्थियों को सटीकता पर कार्य करते हैं हम उनके साथ भाषा के सही प्रयोग पर कार्य करते हैं। चौथा है लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 लेखन में गलतियां मायने नहीं रखती हैं क्योंकि लेखन ऐसा कौशल है जिसमें अन्य कौशलों की अपेक्षा अधिक गलतियां स्वीकार्य हैं। यह फ्रेंड्स विषम या बेमेल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षण की अवधारणा नहीं है। नंबर 1 व्याकरण अनुवाद विधि। 2 तंत्रिका संबंधी चक्र। 3 वैषम्य अंतर विश्लेषण। 4 नियम और प्रकार्य। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 तंत्रिका संबंधी चक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। भारत की शिक्षा में भाषा नीति को किस रूप में जाना जाता है। नंबर 1 बहुभाषावाद आधारित मातृभाषा। 2 त्रिभाषा सूत्र। 3 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। 4 द्विभाषावाद। तो भारत में की शिक्षा में भाषा नीति को जाना जाता है त्रिभाषा सूत्र के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।